हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि 10th सीबीएसई, आईसीएसई और 12th के सीबीएसई और आईएससी में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे, इन्हें अलंकार कहा जाता है हिंदी में। तो जो जनरल सबसे ज़्यादा यूज होने वाले अलंकार होते हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है सिमली का। सिमली सिमली का मीन्स होता है उपमा अलंकार, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें उपमा दी जाती है। उपमा कोई खाने वाली चीज नहीं है। यहाँ उपमा का मतलब है कंपैरिजन दिया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत शॉर्ट में है कि ए कंपैरिजन इज मेड between two different objects। इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट होंगे और उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। एंड वर्ड्स, और जो शब्द होते हैं, सो लाइक एज आर यूज्ड। और इसमें सो, लाइक और एज, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिनमें से एक कोई ना कोई यूज जरूर किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, इसमें कंपैरिजन होगा दो चीजों में। शर्त क्या है कि दोनों डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एक जैसी ना हो, और उनके बीच में सो, लाइक और एज का किसी एक का यूज किया गया हो। अब जैसे अगर एक बहुत ही सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल ले लें, तो जैसे कैमल इज लाइक अ शिप इन द डेजर्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पर जो कैमल है आप जानते हैं ये एक एनिमल है, और शिप क्या होता है, शिप होता है पानी का जहाज। तो पानी का जो जहाज होता है वो पानी में चलता है। तो जैसे पानी का जहाज, लाइक ए शिप, जैसे कि पानी का जहाज, ठीक है ना। अब यहां पर जो लाइक अ शिप है, यानी कि जैसे एक पानी का जहाज, वैसे ही कैमल इज इन द डेजर्ट, ऊंट है रेगिस्तान में। अब पानी का जहाज पानी में क्या करता है, तैरता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। वैसे ही जो कैमल है वो डिजर्ट्स में, यानी रेगिस्तान में, बालुई जमीन में आगे बढ़ता चला जाता है, निकलता चला जाता है। तो यहां पर एक एनिमल है और एक नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सिमिली हो जाती है। अगर हम एक और एग्जांपल लें, ये फर्स्ट एग्जांपल था, अगर हम एक और एग्जांपल लें तो आपने विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस कॉमेडी को पढ़ा होगा। इवन ट्रेजिक कॉमेडी है मर्चेंट ऑफ वेनिस। पढ़ा है मर्चेंट ऑफ वेनिस को? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें एक कैरेक्टर है पोर्शिया, और पोर्शिया जो है वो कोर्ट में जाती है और शाइलॉक को मर्सी की क्वालिटीज बताती है। तो वो एक 14 लाइन की सोनेट वहां पर शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस करी है, और उस सोनेट में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड।
फिर दूसरी लाइन में क्या कहा कि इट इज लाइक अ जेंटल रेन फ्रॉम द heaven upon the place beneath. क्या मतलब निकल रहा है कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी माने होता है गुण, किसका? मर्सी का, दया का। अब दया क्या चीज है? दया एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, दया को कोई देख नहीं सकता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंड नहीं है, यानी फोर्सफुल नहीं है, यानी हम किसी भी इंसान को दयावान नहीं बना सकते मजबूरी से, मार के, धमकी देकर, डरा कर हम किसी इंसान के अंदर दया का गुण पैदा नहीं कर सकते। बल्कि क्या है? इट इज, ये है, क्या है? लाइक अ जेंटल रेन। अब यहां पर देखो, इट का मतलब यहां पर मर्सी से है, और क्या कहा गया? लाइक अ जेंटल रेन, एक सुखद बरसात की तरह। इट इज फ्रॉम द हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, एक सुखद बरसात जैसे, जैसे अच्छी बारिश होती, जो ड्रिजलिंग होती है, फुहारें जो पड़ती हैं, उन्हीं फुहारों की ही तरह ये स्वर्ग से नीचे की ओर आती है। तो जैसे बरसात होती है तो क्या होता है? ऊपर से बारिश की बूंदें आसमान से नीचे धरती पर आती हैं। ऐसे ही दया का गुण ईश्वर के पास से नीचे जमीन पर, यानी लोगों के दिलों पर थोड़ा थोड़ा आता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? लाइक का यूज किया गया है, यानी कि जो मर्सी है इसको कंपेयर किया गया है जेंटल रेन से। तो एक नॉन लिविंग माने कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को किसे? जेंटल रेन से, एक विजिबल चीज से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर ये सिमली हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड दिस टर्म सिमली वेरी मच। ओके, तो अगर आपको ये सिमली का टॉपिक समझ में आ गया है, फिगर ऑफ स्पीच, तो आप इसका वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, दूसरे नंबर पर आते हैं आपका मेटाफर। तो मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार, और इसको दूसरे एक और प्रकार से बोला जा सकता है इम्प्लाइड सिमली। ये सिमली का एक दूसरा रूप है। इसमें क्या होता है? मेटाफर में क्या होता है? इन मेटाफर a comparison is made। जैसे आपने सिमली में पढ़ा है ना, इसमें भी कंपैरिजन किया जाता है। किसमें किया जाता है? बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे सिमली में किया गया है, वैसे ही मेटाफर में भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि सिमली में किया गया है। लेकिन अंतर क्या है कि जब सिमली होती है तो उसमें सो, लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है, आर यूज्ड। लेकिन मेटाफर में क्या होता है? सो, लाइक, एज आर नॉट यूज्ड।
यानी कि इसमें उस चीज को सेम वैसी ही मान लिया जाता है। इसमें कंपैरिजन ऐसा है कि दोनों चीजों को एक ही मान लिया जाता है और इसलिए यहां पर मेटाफर होता है या इंप्लाइड सिमिली होता है। तो जब कभी भी आपको दिखे कि यहां दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, बट अगर उस कंपैरिजन के बाद उसमें आपको सो लाइक और एज ना दिखे, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि सेंटेंस में सिमिली नहीं है, मेटाफर है। और अगर आपको सो लाइक एज दिख रहा है, लाइक की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, और अगर आपको सो लाइक एज दिख रहा है तो आप समझ लो वहां पर सिमिली है। अब अगर हम इसका एक एग्जांपल नोट करें तो देखिए क्या हो सकता है। जैसे हमने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया कि कैमल इज अ शिप इन द डेजर्ट्स। अब जरा गौर करिए, आपने पहले सेंटेंस में क्या कहा कि कैमल इज लाइक, यहां पर क्या लिखा था, लाइक लिखा था। यानी लाइक ए शिप माने जहाज की तरह ऊंट रेगिस्तान में होता है। लेकिन यहां पर लाइक हटा दिया गया तो अब क्या बन गया कि कैमल रेगिस्तान में एक जहाज है। यहां पर क्या किया गया, कैमल को एक जहाज ही बता दिया गया है, जहाज की तरह नहीं किया गया। जैसे सेकेंड एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर कहा जाए कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, अगर हम बोले और दूसरा सेंटेंस अगर हम लिख दें कि लाइफ इज अ ड्रीम। अब एक में कहा गया है लाइक अ ड्रीम माने स्वप्न की तरह, और लाइफ इज माने जिंदगी है। जिंदगी कैसी है, सपने के जैसी है। तो जहां पर लाइक का प्रयोग कर दिया गया है तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ये हो गया सिमिली। ठीक, और यहां पर लाइक को छोड़कर बाकी देखिए सब कुछ है। यहां पर लाइक नहीं है, यहां पर क्या कहा गया कि जीवन ही सपना है, लाइफ इज अ ड्रीम। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हो जाती है इम्प्लाइड सिमिली। यहां पर क्या हो जाती है, इम्प्लाइड सिमिली, और इसका दूसरा नाम है मेटाफर। तो चाहे आप मेटाफर बोलिए या इम्प्लाइड सिमिली बोलिए, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एक डेफिनेशन से हम दो फिगर ऑफ स्पीच को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। सिमिली जिसमें कि कंपैरिजन होगा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और सो लाइक एज का यूज होगा, जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। और मेटाफर में क्या होगा, सब कुछ वही होगा, कंपैरिजन भी होगा, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, लेकिन सो लाइक एज का यूज नहीं होगा। और इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर मेटाफर है और उसे हम इम्प्लाइड सिमिली भी कह सकते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल आपके सामने है कि लाइफ इज अ ड्रीम, इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला फिगर स्पीच हम देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा, तीसरे नंबर पर हम लेते हैं पर्सोनिफिकेशन को। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सनिफिकेशन अगर हम देखें तो यानी किसी व्यक्तित्व का उसमें निवास कर लेना, किसी व्यक्तित्व को बना देना, किसी व्यक्तित्व का स्थानांतरण कर देना। पर्सन माने व्यक्ति, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है, तो पर्सनिफिकेशन कब होगा, मानवीकरण कब होगा, व्हेन lifeless things and abstract
ideas are set as if they were alive. अब पर्सनिफिकेशन कब होगा, कब हम कहेंगे कि यहां पर मानवीकरण है, जब किसी सेंटेंस में या पोयम की किसी लाइन में कोई ऐसा काम हो रहा है जो कोई लिविंग बीइंग करता है, ठीक, लेकिन उस काम को करवा कौन किससे रहा है, पोएट। पोएट उसको उससे करवा रहा है जो कि एक नॉन लिविंग है, जो काम कर ही नहीं सकता। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अपॉर्चुनिटी knocks at the door, but once. अब देखिए यहां पर वर्ब है आपकी नॉक्स। नॉक का मीन्स होता है खटखटाना। नॉक का मतलब खटखटाना। अब खटखटाना एक टाइप का वर्क है ना, जब आप किसी चीज को खटखटाते हो, कुंडी खटखटाते हो, भाई कोई है। अब यहां खटखटा कौन रहा है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी माने मौका, जिसे आप कह सकते हो अवसर। कौन खटखटा रहा है, अवसर खटखटा रहा है, मौका खटखटा रहा है। और अवसर और मौके दिखाई नहीं देते, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हम नॉर्मल बीइंग को तो वो दिखते नहीं, बट पोएट उसे देख लेता है, बहुत खास आंखें हैं उसकी, और वो उसे देख रहा है और बोल रहा है कि अवसर खटखटा रहा है दरवाजे पर, या खटखटाता है दरवाजे पर, लेकिन खाली एक बार खटखटाता है, आएगा इसे खटखटा चला जाएगा। अगर आपने उसके खटखटाने पर दरवाजा खोल दिया तो आप सक्सेस हैं, और वरना आप लूजर ही रहेंगे। आप चक्कर लगाते रहो, काटते रहो, काटते रहो। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। अब देखो, डेथ lays his icy hand on the king. अभी सेंटेंस कोई और भी हो सकता है, हम केवल आपको समझाने के लिए इसे बना रहे हैं। अब यहां पर लेज का मतलब होता है फैला देता है या रख देता है। फैला देता है, रख देता है, वर्ब है। और ये कर कौन रहा है, डेथ। अब डेथ कौन है, डेथ एक अदृश्य चीज। यमराज किसी को दिखाई तो देते नहीं। दरअसल ये डेथ पहले विजिबल था, पहले लोग इसे देख सकते थे, लेकिन सावित्री की वजह से डेथ अब इनविजिबल हो गया। आपको शायद पता होगा, ये बात हैरानी वाली बात है कि आपको शायद पता हो, सावित्री अपने पति की जान बचाने के लिए पीछे पीछे भागने लगी। अब अगर डेथ विजिबल ना होती तो सावित्री पीछे पीछे कैसे जा सकती थी, तो जरूर विजिबल रहे होंगे यमराज जी, तो पीछे पीछे उनके भागी। और फाइनली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, स्टोरीज आपको पता है, हम बताने नहीं जा रहे हैं, कि अंत में उनके पति को वापस आना पड़ा। तब से यमराज जी खाली अब किसी को दिखते हैं तो कवियों को दिखते हैं। तभी तो बता रहे हैं कि डेथ लेड हिज आइसी हैंड ऑन द किंग। मौत ने, मृत्यु ने अपने ठंडे ठंडे हाथ राजा पर रख दिए। अब मौत तो दिखाई नहीं देती, फिर कैसे पता चला कि उसने हाथ रख दिया, ठीक है ना। तो ये यहां पर जो चीज हो रही है, हो क्या रही है, यहां पर डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, इस तरीके से यूज किया गया है जैसे कि डेथ हमें दिखाई दे रही हो।
जैसे कि अपॉर्चुनिटी हमें सुनाई देता, दिखाई देता है, नॉक करता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जहां पर नॉन लिविंग से कोई कवि, कोई पोएट, कोई लिविंग वाला काम कराए, तो आप समझ लीजिएगा वहां पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। बहुत आसान है। वो चीज जो हमें एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिखाई नहीं देती, जो फीलिंग की बात है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? यस सर। तो वहां पर आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको समझने कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, नॉन लिविंग की बात है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मीन्स होता है संबोधन। संबोधन वाला सबसे इजी होता है। इसमें क्या होता है कि जो नॉन लिविंग्स होते हैं, नॉन लिविंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर एड्रेस्ड इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें एड्रेसिंग फॉर्म मिलती है, जैसे ओ हे। ये जो एड्रेसिंग वर्ड मिलते हैं, इनसे पता चलता है कि यहां पर क्या हो रहा है, एपोस्ट्रोफी हो रहा है। तो एपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि सबसे आसान इसमें यह होता है कि इसमें इस चिन्ह का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। अब अगर आप थोड़ा सा सोचिए तो एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन में दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। पर्सोनिफिकेशन में पोएट क्या करता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को वो क्या करता है, एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करता है। अगर हम हिंदी के किसी पुरानी पोएम्स की बात करें तो आप लोगों ने पक्का पढ़ा होगा, हिंदी में एक बहुत ही फेमस कविता थी, चंदा मामा दूर के, हुए पकाए पोर के। अब आपको सबको पता है कि मून एक सैटेलाइट है, ठीक है। मून किसी भी कीमत पर किसी का कोई रिलेटिव नहीं है। बट यहां पर पोएट क्या करता है, पोएट इज फ्रेमिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस सैटेलाइट मून। जब वो सैटेलाइट मून जो कि एक नॉन लिविंग है, जब उसको एक रिलेटिव बना लेता है, एक लिविंग बीइंग की तरह यूज कर रहा है, तो इट मींस पर्सोनिफिकेशन इज हैपनिंग हियर, ठीक। अब जहां पर कहा जाए जैसे ओ डेथ कॉमन कम सून। अब देखिए एक सेंटेंस आपके सामने दिया है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल भी है, योर डेथ कम सून। ये ओ मृत्यु जल्दी आ जाओ। तो अब यहां पर कोई भी ऐसी चीज, इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक्सक्लेमेशन होता है। तो मोटे मोटे तौर पर हम फिगर्स ऑफ स्पीचेस को देख सकते हैं और देख करके उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये वीडियो क्लास 10th और 12th लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए है, खास तौर पर जिन्हें किसको समझना है, फिगर्स ऑफ स्पीच को, और अपने बोर्ड के एग्जाम्स को सॉल्व करना है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इसलिए हम बहुत डिटेल में किसी भी फिगर ऑफ स्पीच के नहीं जा रहे हैं, हम आपको मोटे तौर पर चीजों को पहचानना बता रहे हैं। आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि इसमें किस तरीके से आप एपोस्ट्रोफी को यूज कर सकते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लें? अब इसके बाद एक हम लेते हैं ऑक्सीमोरन। अब इसमें क्या होता है, इसे हम कहते हैं विरोधाभासी। इसमें क्या होता है, इसमें विरोधाभासी होता है।
बड़ा विचित्र है ये फिगर ऑफ स्पीच, ठीक। इन इट टू opposite ideas or things are put together। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत इंटरेस्टिंग। इस ऑक्सीमोरन में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है विरोधाभासी, यानी कि ये अपोजिट लाता रहता है। अब जैसे कहा गया कि लाइफ इज बिटर स्वीट। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारी जिंदगी है वो कैसी है, कड़वी भी है और मीठी भी है। यानी कि एक ही चीज में दो अपोजिट क्वालिटीज यहां पर शो हो रही हैं। अब आप अगर देखिए तो कोई चीज अगर कड़वी है तो फिर मीठी कैसे है, और अगर मीठी है तो कड़वी कैसी है। लेकिन जिंदगी के सारे दिन एक जैसे तो होते नहीं, कभी दुख है तो कभी सुख है। जब सुख है तो वो मिठास है, वो अच्छा है, और जब दुख है तो वो बिटरनेस है, कड़वाहट है ना। कहीं हेट है तो कहीं लव है। हम किसी से नफरत करते हैं, उसके लिए बिटरनेस है, तो कहीं पर कोई हमारे अपने भी है जिनके लिए हमारे दिल में स्वीटनेस है। तो इस तरीके से हमारी जो लाइफ है, ये इसका एग्जाम्पल है, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिटरनेस एंड स्वीटनेस। तो द सेंटेंस इज शोइंग यू द सेम थिंग कि लाइफ इज बिटर स्वीट। जिंदगी कैसी है, कड़वी भी और मीठी भी। इसका एक और एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं। ये अपर पोर्शन आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो इसका एक और एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट का एक दूसरा एग्जाम्पल देखो। अब जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें कि ही इज रेगुलरली इरेगुलर, अब रेगुलरली माने नियमित रूप से और इरेगुलर माने अनियमित रूप से। यानी कोई है आपका जो सब्जेक्ट ही है वो नियमित रूप से इरेगुलर है, कभी रेगुलर हुआ ही नहीं, वो कभी रेगुलर नहीं होता। अब यहां पर क्या हो रहा है, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, द रेन इज रेगुलरली इरेगुलर, यानी रेन का कोई सिस्टम ही नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। आप ये सर्टेन नहीं बोल सकते कि अब जाड़ा है अब बारिश नहीं होगी, गर्मी है बारिश नहीं होगी, बरसात में होगी। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी आंधी आ सकता है, कभी भी ग्लेशियर फट सकता है, कभी भी नदियों में बाढ़ आ सकती है, कभी भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकती है। तो इरेगुलरिटी है हमारी नेचर में भी ना। तो आप बोल सकते हैं कि नेचर इज रेगुलरली इरेगुलर, नेचर रेगुलरली इरेगुलर हो रही है। अब देखिए ठंड का समय चल रहा है, बट अभी इतनी ठंड नहीं है, गर्मी पड़ने लगी है। हो सकता है गर्मियों में कुछ बारिश हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ठंड पड़ने लगे। तो जो एक रेगुलरिटी है वो इरेगुलर हो रही है, कंटिन्यू, है ना। तो जहां पर दो एक जैसे, यानी कि जहां पर दो विरोधी बातें एक साथ आ जाएं, ठीक, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, जैसे एक और बात देख लीजिए, इसका ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक और देखिए, इसको शेक्सपियर ने कहा था कि अ वाइज फूल इज बेटर देन फूल वाइज। वाइज फूल इज बेटर। अब देखिए, एक वाइज है माने बुद्धिमान है, फूल माने मूर्ख है, ठीक है। यहां पर फिर मूर्ख है और ये बुद्धिमान है।
यानी कि अगर कोई इंसान बेवकूफ है तो फिर वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है, और अगर बुद्धिमान है तो बेवकूफ कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दो अपोजिट थिंग्स एक साथ आ रही है, तो आप समझ जाओ जहां पर टू अपोजिट थिंग्स हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक है तो फिर व्हाइट का क्या रोल है, व्हाइट है तो ब्लैक का क्या रोल है। तो ऐसे जब टू अपोजिट आइडियाज आर कमिंग टुगेदर, इन दैट केस देयर इज व्हाट फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन। वेरी गुड। सो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे देखिए और फिर हम अगले फिगर